Please like and subscribe SSP News 90. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोस्तों, साथियों और एमक्यूएम के चाहने वालों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज एक और एपिसोड नक्कारे खुदा का लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। सैयद शाहिद बादशाह। नक्कारे खुदा का ये एपिसोड आप देख रहे हैं लाइव हमारे यूट्यूब चैनल SSP न्यूज़ 90 पर, और इसी तरीके से फेसबुक का जो हमारा पेज है SSP न्यूज़ 90। दोस्तों, साथियों, हर हफ्ते 2 दिन हम ये प्रोग्राम करते हैं, मंगल और बुध की शब रात 9 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। और इसमें हमारा जो मतबा नज़र होता है वो ये होता है इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैं खुद MQM से बिलोंग करता हूँ और मैं इस वक्त फारूक सत्तार भाई के साथ तंजीम बहाली कमेटी में काम कर रहा हूँ। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त MQM जो डिवाइड हुई है और MQM का जो सत्यानाश हुआ है उसके पीछे क्या लोगों के मकासद कार फरमा है, कौन लोग हैं और क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शहरी सिंध की एक मजबूत और एक नज़्म ज़ब्त रखने वाली जमात इस वक्त सत्यानाश हुई है। और मोइज़ कराची से 4 सीटें जीत कर कौमी असेंबली में बैठी है और कोई भी वहां पर इनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह इस शेर के साथ, जो इस प्रोग्राम का हमारा थीम शेर है कि ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, और बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। दोस्तों, हमारे आज के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम को हम MQM से हट के भी कराची के बलदियाती अवामी और मसाइल पर भी डिस्कस करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो MQM के जिम्मेदारान खास तौर पे जो फारूक सत्तार भाई के साथ खड़े हैं, वक्तन फवक्तन हम उनको लाइन अप करें और उनसे हम बात करें कि किस तरीके से माहौल कराची का चल रहा है और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, सूबों में किस तरीके से MQM ORC काम कर रही है और लोगों के क्या जज्बात और क्या एहसास हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले दोस्तों, साथियों, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा आप लोग इसको पढ़ें। मार्टिन लूथर किंग जो है, उन्होंने ये इनकी कोटेशन है कि आवर लाइफ बिगिन टू एंड, आवर लाइफ बिगिन टू एंड द डे वी बिकम साइलेंट अबाउट थिंग्स दैट मैटर। मार्टिन लूथर किंग का ये कहना है कि हमारी जिंदगी, समझ लें, उस दिन हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाता है, एंड हो जाती है, बीइंग ए ह्यूमन, उस दिन जिस दिन हम उन चीजों पर बोलना बंद कर देते हैं, उन चीजों पर अपनी जबानबंदी कर लेते हैं जिन चीजों के बोलने से आपकी आवाज कोई ना कोई मैटर, कोई ना कोई कामयाबी, कोई ना कोई असर दिखा सकती है, और हम मगर नहीं बोलते हैं। ये हमारी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। एनीवे दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में लाइनअप होंगे बलूचिस्तान से, जो बलूचिस्तान की हमारी सूबाई कमेटी है, उसके जो सदर हैं मलक जन्नत गुल काकड़ भाई। ये मार्टिन लूथर किंग का जो कोटेशन है, जो उनकी जो सेइंग है, जो उनका ये कहावत है, वो काकड़ भाई के ऊपर पूरी उतरती है इस हवाले से कि उन्होंने इसको तोड़ा है। मतलब जन्नत गुल काकड़ भाई वो साथी हैं जो बलूचिस्तान में होते हुए तनहा आमिर खान ग्रुप और बहादुराबाद ग्रुप से लड़े, और उन्होंने उनको मुंह पर सुनाई कि तुमने MQM बर्बाद की है, तुम लोग करप्ट लोग हो, तुम्हारी वजह से MQM का ये हाल हुआ है और MQM इस तरह नहीं चल सकती। और उन्होंने अलग अपना रेजिग्नेशन अपने सूबाई चैप्टर का उनके मुंह पे मारा और MQM बहादुराबाद ग्रुप छोड़कर वो डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई के साथ आकर खड़े हो गए हैं। तो मैं पहले प्रोग्राम में उनको लेता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं।
मतलब जन्नत गुल काकड़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कह रहे थे आपके नेट का प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूंगा कि भले आप अगर वीडियो भी बंद रखें, आपकी आवाज आ जाए और वक्तन फवक्तन आप वीडियो खोल लें, तो ताकि आपकी गुफ्तगू फिर साथी सुन सकें। मलक जन्नत गुल काकड़ भाई बता रहे थे कि उनका नेट की थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत चाह रहे थे कि साथियों से बात करें और प्रोग्राम में आए। वो हमारे रेगुलर हमारे व्यूअर हैं और प्रोग्राम देखते हैं, चूंकि वो सूबाई सदर हैं, तो वो बलूचिस्तान में जो भी चीज़ें चल रही है उनको लाइन अप करने में, साथियों को जोड़ने में मलक जन्नत गुल काकड़ भाई का बहुत अच्छा रोल है और वो ये काम बड़ी मेहनत से और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, जब तक जन्नत गुल काकड़ भाई लाइन अप होते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कराची के हवाले से। ये एक चीज़ देखें, कल मैंने ये दिखाई थी, जरा आप देख लें आज भी, कि ये कराची का हाल है। मतलब जब आप ये सोचें कि कराची में ग्रीन बस जब 2007 और 8 में चलाई जा रही थी और कराची में मैस ट्रांजिट के हवाले से काम हो रहा था, और कराची के अंदर खास तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रेन थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन का एक आइडिया था, उस पर वर्किंग हो रही थी। प्लस केसीआर कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर जापान से कोचेस लाने की बात हो रही थी और कराची सर्कुलर रेलवे को रिवाइव करने की बात हो रही थी। उस वक्त जो गवर्नर सिंह थे, उस वक्त जो कराची के जो नाजिम थे, वो उस पर वर्किंग कर रहे थे और एमकेएम जो है उसकी पूरी उस पर कोशिश थी कि ये चीजें हो। लेकिन जो करता धरता है, जो इस जिसे कहते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और जिस तरीके से नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने ये रोका था। पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और यकीनन आपको पता है परवेज मुशर्रफ का दौर था, तो शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ा एतराज उठाया था कि अगर ये सब कुछ कराची को कर दिया जाएगा तो पंजाब और दीगर सूबों के अवाम में बहुत ज्यादा मायूसी और महरूमी की लहर दौड़ेगी। और ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, पंजाब में ऑरेंज लाइन बस के अलावा, पेशावर में बीआरटी के अलावा, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस के अलावा अब लाहौर में इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चल पड़ी है, जो कि तकरीबन 27 किलोमीटर या 45 किलोमीटर का उसका रास्ता होगा और 15 मिनट में तय करेगी और उस पर सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, और बहुत कम रेट में पंजाब के लोगों को ये सहूलत मुहैया होगी। वेल, आप करें, देखिए पंजाब यानी लाहौर खास तौर पे, जो कराची का एक छोटा सा इलाका है, कराची का टाउन का एक पार्ट है, एक मार्केट है लियाकताबाद, लालू खेत जिसे उर्फ आम में कहते हैं। जो लालू खेत वाले वफाक को टैक्स देते हैं, लालू खेत की जो मार्केट है, वो टैक्स भी लाहौर का कंप्लीट जो टैक्स जमा होता है उससे भी कहीं ज्यादा है। कराची 72% टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान को। ये जो पीआरटी चल रही है ना पेशावर में, ये भी कराची के टैक्स के पैसों से चल रही है। रावलपिंडी में जो मेट्रो बस चल रही है, ये भी कराची के पैसों से चल रही है। और इसी तरीके से दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन और ऑरेंज ट्रेन लाहौर में चल रही है, ये भी कराची के पैसों से चल रही है। और कराची में क्या हाल है आप देख रहे हैं, कराची की सड़कों का सत्यानाश हुआ है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो कल शाहजेब खानजादा साहब ने अपने प्रोग्राम में चलाई है, जियो न्यूज की ये रिपोर्ट है, जो उन्होंने उस रिपोर्ट की बेस पर चलाई है, जो कल एक इंटरनेशनल जरीदे ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट शाये की थी। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक कराची को दुनिया का लावारिस और यतीम शहर करार दिया गया है। कैन यू इमेजिन, कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, कि ये कराची जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, उसका क्या हाल है। थैंक्स टू शाहजेब खानजादा कि उन्होंने इस बात को उठाया और एक नेशनल मीडिया पर ये बात दिखाई और ये बात कही। लेकिन हमारे सियासतदान और खास तौर पर सत्तू पी के सो रहे ये एमके बहादुराबाद, वो ये रिपोर्ट देखें और शर्म आनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। दुनिया का तीसरा बड़ा शहर कराची ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। पंजाब को 3 मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स मिले, अब वहां ऑरेंज लाइन ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। पेशावर को बीआरटी मिली, लेकिन कराची के हिस्से में कुछ नहीं आया। सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है
और इस वक्त कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शुमार होता है। बसें चलने के काबिल नहीं हैं, सड़कें या तो बनती नहीं हैं, लेकिन बनती हैं तो टूट जाती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स सालों से इल्तवा का शिकार हैं। मुद्दतों तक प्रोजेक्ट्स के लिए सड़कें बंद होती हैं, दोबारा खुलती हैं, मगर प्रोजेक्ट नहीं बना होता। आए रोज सूबाई हुकूमत नई बसेस सड़कों पर लाने का ऐलान करती रही है। बसेस तो नहीं आई, मगर ऐलान की मुद्दत पूरी होने के बाद नया ऐलान जरूर सामने आता रहा है। और अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कराची को सियासी यतीम कहा गया है। गुज़िश्ता रोज ब्लूमबर्ग से वाबस्ता सहाफी वसीम अंगी की एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें तहकीक के मुताबिक कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बदतरीन सिस्टम्स में शुमार होता है। और जब हमने इस तहकीक का जायजा लेने की कोशिश की तो रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से कराची का नंबर 100 शहरों के मुकाबले में 97 नंबर पर था, यानी बदतरीन सतह पर था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दहाइयों पुरानी बसेस पर कराची की 42% आबादी इंतजार करती है। सड़कें टूटी हुई हैं, सिग्नल का इंतजाम ऑटोमेटेड नहीं है और ये शहर पाकिस्तान की आमदनी का आधा कमाता है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता सालों के दौरान कई बस प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया, लेकिन या तो वो शुरू ही नहीं हुए या वो बरकरार ही नहीं रह सके। जबकि ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट, जिसका 6 साल पहले ऐलान किया गया था, वफाकी हुकूमत के मुताबिक वो अगले साल मुकम्मल होगा। यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बदतरीन बहरान का शिकार है। जब बहस होती है तो शहरी हुकूमत सूबे पर इल्जाम लगाती है, सूबाई हुकूमत वफाक पर इल्जाम तराशी करती है। कराची के मेयर वसीम अख्तर, साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब ने इख्तियारात का रोना रोते हुए ओहदा संभाला और फिर वो इख्तियारात का रोना रोते हुए अपनी मुद्दत पूरी कर गए। सिंध हुकूमत, जिसने कराची में 10 साल बाद 2018 में सिर्फ 10 बसें चलाई, वो भी 1 साल के अंदर बंद हो गई। और जब ये 10 बसेज सड़कों पर लाई गई तो हमारे प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब का क्या कहना था, आपको सुनवा। 10 साल आपकी हुकूमत रही है इस सूबे में, मगर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर और 10 बसें। शाह साहब, ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात नहीं है? 10 बसें तो वाकई ऊंट के मुंह में जीरा हैं, लेकिन ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और आप बारिश की पहली बूंद कह सकते हैं। और ये इसमें बतदरीज इजाफा होता जाएगा और थोड़े ही अरसे में इंशाल्लाह दीगर बसेस भी और मुख्तलिफ रूट्स पे आएंगी। मजीद बसें तो नहीं आई, लेकिन ऊंट के मुंह से जीरा भी निकल गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें। जी जनाब नाज़रीन, आपने देखा कि ये शाहजेब खानजादा की रिपोर्ट आपने देखी, और ऊंट के मुंह में जीरा और ऊंट के मुंह में जो जीरा था वो भी निकल गया। और थैंक्स टू राब्ता कमेटी MQM बहादुराबाद, जो वहां बैठी हुई भुट्टे भून रही है, क्या कर रही है वल्लाह आलम। किसी चीज पे कोई आवाज नहीं, कोई बात नहीं, बस मिनिस्टर साहब अपनी मिनिस्ट्री इंजॉय कर रहे हैं और राब्ता कमेटी के अफराद जो है अपनी इंजॉय कर रहे हैं, राब्ता कमेटी के मजे उड़ा रहे हैं। और अभी ये हमारी बाजी है फरीदा मोहम्मद बलोच बाजी, इन्होंने कहा है कि खुशामदी सिफारिश की लोगों को राब्ता कमेटी के जिम्मेदारों में बार बार MP MNA सेनेटर बनाया। सब जिम्मेदार हैं MQM और कराची की तबाही के। फरीदा बाजी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और बिल्कुल ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन देख रही हैं तो आप हमारे लिंक पे आइए, जो लिंक हम दे रहे हैं, और स्ट्रीम लाइन का ये लिंक है, इस लिंक से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से आपसे भी बात भी हो सकेगी और मजीद जो गुफ्तगू आप इस हवाले से करना चाहेंगी बाजी, इंशाल्लाह आपसे वो गुफ्तगू भी होगी। अच्छा जी, अभी माशाल्लाह हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे बलूचिस्तान के जिम्मेदार मलक जन्नतुल काकड़ भाई, जो ORC MQM की जानिब से बलूचिस्तान चैप्टर के सदर हैं, यानी ऑर्गेनाइजर है पूरे बलूचिस्तान सूबे के, तो वो हमारे साथ इस वक्त लाइनअप है। सबसे पहले मैं आपको सलाम कहूंगा मलक जन्नतुल काकड़ भाई, कैसे हैं आप? जन्नतुल काकड़ भाई, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो मैंने आपको सलाम किया, आपका जवाब दें। जब तक हम चलते हैं, हमारी को होस्ट रहमा जिलानी भी इस वक्त आ गई हैं और रहमा जिलानी ने प्रोग्राम भी देखा जो हमने स्टार्टिंग दिया। तो जी रहमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरी आवाज है क्लियर? मैं ऐसा तो नहीं है कि जन्नतुल भाई को मेरी आवाज नहीं जा रही हो? मैं आपकी आवाज मेरे पास क्लियर आ रही है, उनके पास क्लियर नहीं जा रही है। थी अच्छी बात है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हम अभी करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, देखते हैं क्या है मसला।
आप ये बताइए, आपने अभी देखा कराची के हवाले से एक मैंने अभी रिपोर्ट चलाई, ब्लूमबर्ग एक इंटरनेशनल जरीदा है, कल उसने एक रिपोर्ट कराची के बारे में डाली कि कराची एक लावारिस और यतीम शहर है। कितने अफसोस की बात है। आपने ये रिपोर्ट देखी, क्या कहेंगी आप इस पर आयमा? ये वीडियो चली नहीं है, असल में रुक रुक कर चल रही थी और मैंने ये वीडियो ठीक से देखा नहीं है। जी आप नहीं देख सकी होंगी, बहरहाल आपके यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का, लेकिन ये नेटवर्क पे ये वीडियो चली है और हमारे दोस्तों ने देखा है और मेरे ख्याल में इसको भी आगे चल के हम दोबारा दिखा देंगे थोड़ी देर बाद। और हम देखते हैं जन्नत गुल काकड़ भाई, आप की आवाज आपको मेरी आ रही है? आप क्लियर है आवाज या आपको आवाज नहीं आ रही? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। हैंड फ्री लगा लें आप। आपने मेरे ख्याल में हैंड फ्री नहीं लगाया है अभी, या आप स्पीकर्स पे आवाज सुन रहे हैं? जन्नत गुल काकड़ भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? इन्हें आवाज नहीं जा रही है जी, मुझे लग रहा है बिल्कुल। और ये आप सही कह रही हैं, काकड़ भाई को जो है हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। तो ठीक है काकड़ भाई, आप कोशिश करें, अब आप कैसे कम्युनिकेट करें कि आपको आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा से नेट कनेक्ट कर लें, आप दोबारा कोई ना कोई चीज करें, आपको हमारी आवाज आए। एनीवे, तो आपने ये रिपोर्ट नहीं देखी, चले मैं एक दफा ये रिपोर्ट और चलाता हूँ ताकि जो हमारे नए जानने वाले वो देख लें। और इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट चलाऊं, मैं तमाम दोस्तों और साथियों से कहूंगा कि हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखते हैं, आप अपने लोगों तक इसको फैलाएं, इसका लिंक जो है वो शेयर करें, क्योंकि ये प्रोग्राम हम साथियों के लिए है, हमारी आवाज है ये, जिसे कहते हैं कि ज़बान खल्क है, और शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। इस हवाले से इस प्रोग्राम की अहमियत है, क्योंकि कराची के हवाले से भी हम बात करेंगे और एमक्यूएम के हवाले से भी हम बात करेंगे। एमक्यूएम में जो डिवाइड है, एमक्यूएम कैसे एक होगी, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस प्रोग्राम में अपनी करना चाहते हैं। जब तक हमारे जन्नत गुल काकड़ भाई जो है वो अपने नेटवर्क को दुरुस्त करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर जो शाहजेब खानजादा ने जो रिपोर्ट चलाई है, मेरे ख्याल में आप ये रिपोर्ट देखें। और रहमा, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी वीडियो ऑफ करें तो शायद ये आपको रिपोर्ट बेहतर शायद आपकी पर चले। आप इसको देखें। मैं एक दफा ये रिपोर्ट फिर चलाता हूं ताकि हमारे लोग ये रिपोर्ट देखें और फिर हम इस पर बात करें। दुनिया का तीसरा बड़ा शहर कराची ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। पंजाब को 3 मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स मिले, अब वहां ऑरेंज लाइन ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। पेशावर को बीआरटी मिली, लेकिन कराची के हिस्से में कुछ नहीं आया। सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इस वक्त कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शुमार होता है। बसें चलने के काबिल नहीं हैं, सड़कें या तो बनती नहीं हैं, लेकिन बनती हैं तो टूट जाती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स सालों से इल्तवा का शिकार हैं। मुद्दतों तक प्रोजेक्ट्स के लिए सड़कें बंद होती हैं, दोबारा खुलती हैं, मगर प्रोजेक्ट नहीं बना होता। आए रोज सूबाई हुकूमत नई बसेस सड़कों पर लाने का ऐलान करती रही है। बसेस तो नहीं आई, मगर ऐलान की मुद्दत पूरी होने के बाद नया ऐलान जरूर सामने आता रहा है। और अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कराची को सियासी यतीम कहा गया है। गुज़िश्ता रोज ब्लूमबर्ग से वाबस्ता सहाफी फसीम मंगी की एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें तहकीक के मुताबिक कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बदतरीन सिस्टम्स में शुमार होता है। और जब हमने इस तहकीक का जायजा लेने की कोशिश की तो रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से कराची का नंबर 100 शहरों के मुकाबले में 97 नंबर पर था, यानी बदतरीन सतह पर था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दहाइयों पुरानी बसेस पर कराची की 42% आबादी इंतजार करती है। सड़कें टूटी हुई हैं, सिग्नल का इंतजाम ऑटोमेटेड नहीं है और ये शहर पाकिस्तान की आमदनी का आधा कमाता है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता सालों के दौरान कई बस प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया, लेकिन या तो वो शुरू ही नहीं हुए या वो बरकरार ही नहीं रह सके। जबकि ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट, जिसका 6 साल पहले ऐलान किया गया था, वफाकी हुकूमत के मुताबिक वो अगले साल मुकम्मल होगा। यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बदतरीन बहरान का शिकार है। जब बहस होती है तो शहरी हुकूमत सूबे पर इल्जाम लगाती है, सूबाई हुकूमत वफाक पर इल्जाम तराशी करती है। कराची के मेयर वसीम अख्तर, साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब ने इख्तियारात का रोना रोते हुए ओहदा संभाला और फिर वो इख्तियारात का रोना रोते हुए अपनी मुद्दत पूरी कर गए। सिंध हुकूमत, जिसने कराची में 10 साल बाद 2018 में सिर्फ 10 बसें चलाई, वो भी 1 साल के अंदर बंद हो गई। और जब ये 10 बसेज सड़कों पर लाई गई तो हमारे प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब का क्या कहना था, आपको सुना।
10 साल आपकी हुकूमत रही है इस सूबे में, मगर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर और 10 बसें। शाह साहब, ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात नहीं है? 10 बसें तो वाकई ऊंट के मुंह में जीरा हैं, लेकिन ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और आप बारिश की पहली बूंद कह सकते हैं, और ये इसमें बतदरीज इजाफा होता जाएगा और थोड़े ही अरसे में इंशाल्लाह दीगर बसेस भी और मुख्तलिफ रूट्स पे आएंगी। मजीद बसें तो नहीं आई, लेकिन ऊंट के मुंह से जीरा भी निकल गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल है। हाँ जी जनाब, आपने देखा ये रिपोर्ट मैंने दोबारा चलाई और बहुत सारे लोग इस रिपोर्ट को देखना चाह रहे थे। तो बहरहाल ये जन्नतुल काकड़ भाई हमारे लाइनअप में हैं, और काकड़ भाई आपका माइक बंद है, अगर आप माइक खोलेंगे तो शायद आपकी आवाज़ आएगी, और मैं माइक यहाँ से नहीं खोल पा रहा हूँ आपका। अच्छा जी, ठीक है। जन्नतुल काकड़ भाई के मेरे ख्याल में माइक में कुछ इशू है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप भेजा है, उसमें भी उनकी साउंड नहीं आ रही है। और जी रहमा, आप क्या कहेंगी कि कराची में जो अभी तक सत्यानाश हुआ है, सड़कें और लाहौर में चल गई है आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो बहरहाल आप इस पर अपने कमेंट करें। मैं जब तक कोशिश करता हूँ कि जन्नतुल काकड़ भाई को लाइन अप करता हूँ और उनसे मैं बात करता हूँ। जी, कराची की सड़कें तो वाकई में बहुत ख़राब हो चुकी हैं, कोई देखने वाला नहीं है, जबकि ये हुकूमत का काम है। हुकूमत के लोग आए हुए हैं, इनको चाहिए कि मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करें और उस पर काम करें ताकि रोड यहाँ के अच्छे हों। इतनी टूटी फूटी रोड हो गई है कि गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से चलती हैं, आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं है। हुकूमत का काम है, हुकूमत ये काम करे, सिर्फ वोट लेने से काम नहीं होता है। लाहौर में देखा जाए, पंजाब में, तो वहाँ पर ट्रेनें चल रही हैं, ऑरेंज लाइन बस चल रही है, वहाँ पर सारे काम, तरक्याती काम जारी हैं और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ की गाड़ियों का कोई हाल नहीं है, टूटी फूटी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर 1 साल पहले ग्रीन लाइन बस चली थी, अब वो भी बंद हो गई है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी कम है, आवाम इतने ज़्यादा हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं, लोग बसों में सफ़र करते हैं, लटक कर जा रहे हैं। खुदा न खास्ते कोई बुरा हादसा हो जाए, आए दिन हो भी रहे होते हैं, उसको देखकर भी हुकूमत जो है कोई एक्शन नहीं लेती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हम वोट देकर उनको लेकर आए हैं। लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे, अगर हमारी आवाज़ भी उन तक ना पहुंचे तो बहुत शर्म की बात है। ऐसी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि वो वोट लेकर आए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छी बात है। अच्छा, काकड़ भाई दोबारा लाइन अप हुए, एक दफा पूछ लेते हैं उनसे। काकड़ भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? और अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो देखें, आपने जो व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजा है वो बिल्कुल एक साइलेंट मैसेज है, कोई इसमें साउंड नहीं आ रही है। शायर भाई जनाब, गुड, आ गई आपकी आवाज, आ गई, आ रहे हैं आपके पास? आ गई जनाब। अस्सलाम वालेकुम। शायर भाई, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही जी, है। आवाज आ रही है, आप अपना वॉल्यूम तेज करें। आपकी आवाज आ रही है काकड़ भाई, आप बात कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कमेंट हमें किया है, मोहम्मद मेहराज साहब हैं कोई, और ये कहते हैं, मुझे कुछ इन्होंने मैसेज किया है कि ये क्या कर रहे हैं पाशा साहब, शायद, ठीक है, शायद, ओके, दिस इज नॉट योर वर्क। मेहराज साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आप अभी भी प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप आइए ऑनलाइन और मुझे बताइए हमें क्या करना है, क्या मेरा काम है और आप क्या बेहतर समझते हैं। आप अपना ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम आपका प्रोग्राम में पॉइंट ऑफ व्यू चलाते हैं। वीडियो कॉल आपकी खुली है, और अगर आपका लिंक नहीं है तो मैं आपको लिंक दोबारा दे देता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में लिंक, और आप इस लिंक पर आए और ऑनलाइन आए और आकर अपनी जो है वो गुफ्तगू करें। ओके जी, काकड़ भाई अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में भी आप लाइन डिस्टर्ब हो। ठीक है दोस्तों, साथियों, और ये हमारी लाइंस खुली हैं और आप चाहें तो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आज का प्रोग्राम हमने बलूचिस्तान के लिए रखा था। बलूचिस्तान में बहुत काम हो रहा है, हमारे बहुत सारे साथी हैं माशाल्लाह, बलूचिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस हवाले से हमने इनको लाइनअप किया हुआ था साथियों को,
अब बलूचिस्तान के जो हमारे सूबाई सदर है मलिक जन्नत गुल काकड़ भाई, बहुत ही दबंग और बहुत बेबाक बात करने वाले बहादुर इंसान, और वो बहादुराबाद को उन्होंने जो है वो छोड़ा और छोड़ के वो फारूक सत्तार भाई के साथ खड़े हुए और बाकायदा उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन किया। तो प्रोग्राम देखते रहते हैं जब तक मलिक जन्नत गुल काकड़ भाई लाइनअप हो जाते हैं, उनके माइक सेट हो जाता है। जब तक आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमारा पेज है, दोनों की जो हमारी URL है वो SSP News 90 है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर SSP News 90। Please like and subscribe SSP News 90। जी दोस्तों, आप वापस प्रोग्राम में आ गए हैं और मतलब जन्नत गुल काकड़ भाई को कोशिश करेंगे कि लाइनअप करते हैं दोबारा से, और वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी काकड़ भाई, अब क्या पोजीशन है? आप आवाज आ रही है आपको? हेलो। डिस्कनेक्ट हो गई लाइन उनकी। अच्छा, लाइन उनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा दोस्तों, अभी कुछ कमेंट्स आ रहे थे और हम देख रहे थे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो कराची का सत्यानाश हुआ है, तो सत्यानाश करने वाली जो राब्ता कमेटी, जरा उनका भी नजर देखें। ये है वो राब्ता कमेटी जो बैठी हुई है एयर कंडीशन कमरों में, और कमरों में बैठ कर मजे उड़ा रही है। ये मेयर है वसीम अख्तर साहब, जिन्होंने कराची का सत्यानाश किया। ये कन्वीनर है डॉक्टर खालिद अबू सिद्दीकी। ये बैठे हैं आमिर खान साहब, जो मोहम्मद हुसैन साहब जो MP हैं, अब्दुल रशीद भाई, ये आमिर खान साहब आ गए दोबारा आपके सामने। ये बैठे हैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, जो थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सत्यानाश किया। करप्ट तरीन ये लोग, इनको दोबारा जो है वो, आपने देखा ये वीडियो, ये करप्ट तरीन जो लोग हैं इनको राब्ता कमेटी के मरकजी शोबों में शामिल किया गया है, जिस पर मरकजी शोबों के कुछ अच्छे जो साथी हैं उन्होंने बहुत ज्यादा शोर मचाया है और खालिद अबू सिद्दीकी भाई से अपना रिकॉर्ड कराया है कि जनाब ये गलत है। आप जिन लोगों को राब्ता कमेटी या COC में डाल रहे हैं, वसीम अख्तर समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन और दीगर लोग जो बदनामे जमाना है, जो अपने इलाकों में जा नहीं सकते, जिन्होंने कराची का 4 साल में पैसा लूटा और कराची का गटर का ढक्कन नहीं लगा सके, उन लोगों को मरकजी शोबों में लेकर क्या फायदा होगा? क्या MQM बलदियाती इलेक्शन जीत पाएगी? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। खालिद अबू सिद्दीकी भाई से बार बार मुख्तलिफ जराए से और डायरेक्ट बराह रास्त अपने सोशल मीडिया के प्रोग्रामों में और व्हाट्सएप के भी जरिए मैंने उनको मैसेज भेजा है कि आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर तारीख लिखेगी कि आप बहादुराबाद में MQM के बहादुर शाह जफर थे। बहादुराबाद में आप MQM के बहादुर शाह जफर थे। तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, और ये कौम महाजिर और 35,000 जो शोहदा है ये आपको माफ नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, खालिद भाई और फारूक भाई मिले और बैठे और MQM को साफ करें, और साफ करके एक अच्छी साफ सुधरी MQM बनाए। और करप्ट लोगों को अगर नैब पकड़ती है, करप्ट लोगों को अगर एंटी करप्शन वाले पकड़ते हैं, FIA पकड़ती है, कोई भी पकड़ता है, वाज़े ऐलान करें कि इन लोगों को MQM कोई सपोर्ट नहीं करेगी और आइंदा कभी भी नहीं करेगी, और जो करप्ट माफिया है फिर इस तरह उनको MQM से निकाला जाए। बारहा मैं ये बात करता रहा हूँ दोस्तों, साथियों, गवाह रहिएगा, ये मेरे प्रोग्राम रिकॉर्ड पर है। महराज साहब जो ये बात कह रहे थे कि शाहिद भाई ये आपका काम नहीं है, महराज साहब आप आए और मुझे बताएं मेरा क्या काम है। ये मेरा काम है कि मैं अपनी कौम महाजिर के दुख में दुखी हो, और ये जो इस वक्त बहादुराबाद पर कब्जा करके लोग बैठे उनको बताऊं कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। आपकी इस सत्यानाशी का जो रिजल्ट आया वो इलेक्शन 2018 में आपने देखा, लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, और आप क्या चाह रहे हैं कि लोग आगे जूते मारना शुरू कर दें? भाई कौन सी दुनिया में आप लोग यार? आपसे मुखातिब महराज साहब और आप जैसे तमाम लोग जो वहां पर बैठे हैं, और मैं चीख चीख के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में खालिद अबू सिद्दीकी भाई से ये कहता रहा हूं, चीखता रहा हूं, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। मैं मुख्तलिफ जगहों पे बातचीत करता रहा हूं। मैं आपको अपने क्लिप दिखाता हूं ताकि गवाह रहे तारीख में
ये बातें लिखी जाए कि MKMORC और उसके जिम्मेदारान आपको जो दुरुस्त जो रुख था तस्वीर का वो दिखाते रहे हैं, और जो जिम्मेदारान सही कर सकते हैं उन पर चीखते रहे कि खुदा के वास्ते सही करें। आप मेरा ये क्लिप देखें, फिर बात कीजिएगा। और इस शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिसकी वजह से MKM इस वक्त दो टुकड़ों में बटी हुई नजर आती है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते, तुमने चाहा ही नहीं, बहादुर आवाज वालों, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ये मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे। तुमने लफ्जों की हरारत को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। आज ये मैंने शेर इसलिए पढ़ा है कि हम एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। 22 अगस्त 2016 को MQM कुछ लोगों की दानिश में खत्म हो चुकी। 22 अगस्त 2016 की रात वो एक मर्द मुहाजिर निकला 23 अगस्त को, जिसने MKM को बचाया और MKM की बागडोर संभाली, और कोई नहीं सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई। साथियों, इस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। वो तकलीफ यही है कि आज कराची का सत्यानाश हो चुका है। सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, जो मौजूदा कन्वीनर MKM के हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, और राब्ता कमेटी के वो मेंबरान जो असल राब्ता कमेटी थी 35 रुकनी, जो वह खामोश बैठे हैं। 2 साल हो गए आपने फारूक सत्तार भाई से राहें जुदा की। आप सोचे 2 साल में आपने क्या खोया और आपने क्या पाया। इस कराची में 17 नशिस्तें थी MKM की, आज आपके पास 4 नशिस्तें। कराची में रातें जागती थी, आज कराची खंडर बना हुआ है। आप सोचे राब्ता कमेटी के वो अरकान जो खामोश अक्सरियत है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से मैं अपील करता हूं कि खालिद भाई, ये MKM बल्दियाती इलेक्शन तक अगर इसी तरह रही तो MQM का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। आप और फारूक सत्तार भाई बैठे आगे बढ़े, महाजिर कौम की कश्ती को संभाले, एक MQM करे, नेक MQM करे, हम जिएंगे और मरेंगे MQM के लिए। बस दोस्तों, मैंने एक मुख्तसर गुफ्तगू करनी थी कि MKM को एक करना है। इसके लिए हमारी जिद्दोजहद चल रही है। दुआ करें MKM एक हो, फारूक सत्तार भाई अपने मनसब पे आए और MQM फिर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी और एक MQM होगी, साफ सुथरी MQM होगी इंशाअल्लाह। ये आपसे वादा है। माजी की तमाम गलतियों से हमने सबक सीखा है। अल्लाह के सामने ये वादा करते हैं हम, जो हमारी टीम है तंजीम बहाली कमेटी की, इंशाअल्लाह माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे इंशाअल्लाह। मैं जी देखें, अब इससे ज्यादा और हमारा क्या काम है, मैं ये पूछना चाहूंगा। जो लोग ऑनलाइन है, अगर आप कॉल कर सकते हैं तो आप आए और कॉल करें और बताएं इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। MQM को एक नहीं करना चाहते, इसी तरीके से बट के रहे टुकड़ों में। और जो आपने देखा भी रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, पीपल्स पार्टी ने सत्यानाश कर दिया, पूरे सिंध का ही कर दिया। कराची से तो खैर वो पैसा कमा रहे हैं और अपने
सिंध में लगा भी नहीं रहे, वो बैंकों में जा रहे हैं और जनाब अली बैंकों से भी ट्रांसफर हो रहा है बाहर। तो बहरहाल मलक जन्नतुल काकड़ भाई दोबारा लाइन अप हुए हैं। मैं एक दफा फिर पूछ रहा हूँ, जन्नतुल काकड़ भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो काकड़ भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें बलूचिस्तान में वो बहुत ऐसी जगह पर है, वहाँ पर इंटरनेट की ऐसी कोई ख़ास सहूलियत मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बड़े दिल से जो है वो चाहते हैं एमक्यूएम का काम कर रहे हैं वहाँ पर, और चाहते हैं कि शामिल हों हमारे प्रोग्राम्स में और अपनी गुफ्तगू करें। और हमने उनको लिया था बलूचिस्तान की सूरत हाल जानने के लिए। बलूचिस्तान की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत जल्दी हम रिफॉर्म करने वाले हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द बलूचिस्तान में एक अच्छी साफ सुथरी एमक्यूएम आएगी। इसके अलावा आज हमारे जो केपीके के सदर हैं आरिफ खान तनोली भाई, उन्होंने भी मुझे कुछ डिटेल भेजी थी, अभी वो उनको भी आज लाइन अप होना था। उन्होंने मुझे ये लेटर भेजा जो कि एमक्यूएम बहादुराबाद ने एक केपीके की कमेटी बनाई है और उन्होंने कुछ उसमें तकरीबन कुछ 14-15 जो भी लोग हैं वो एक कमेटी के नाम हैं, जिसमें जरीन नुसरत खैल जो प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर नौबत खान जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, चंद ज़ेब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल कय्यूम एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी हैं, जुबैर राजपूत नायब सदर हैं और मरियम मोहसिन माजी नायब सदर हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि तमाम लोगों के इसमें नाम है मौजूद जिनको इन्होंने इस कमेटी में अनाउंस किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने ऑडियो मैसेजेस हमें भेजे हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन हम वो अभी चलाना नहीं चाह रहे। उन्होंने कहा है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने ये जो सर्कुलर जारी किया है केपीके कमेटी का, इसमें हमारे नाम क्यों डाले, हमारे नाम और हमारे नंबर। हम पहले थे कमेटी में, लेकिन अब जो इन्होंने अनाउंस किया उस कमेटी में नहीं है और हम इन करप्ट लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते हैं। आज हमारा प्रोग्राम था कि आरिफ तनोली भाई इस प्रोग्राम में शामिल होते तो वो अपने ज़बानी ये बात सारी बताते कि किस तरह से ये बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में नाम नहाद कमेटियाँ बना के अनाउंस कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, और वहाँ से जो है वो लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। अच्छा, आरिफ खान तनोली भाई जो है उनकी वालिदा शदीद अलील है। कल रात में भी वो वहीं थे अपनी वालिदा के साथ हॉस्पिटल में, और अभी जब वो हम प्रोग्राम लाइन अप कर रहे थे तो उनका मैसेज आया मेरे पास कि शाहिद भाई मेरी वालिदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम उनको फौरी तौर पे यहाँ से एबटाबाद में बड़े किसी हॉस्पिटल में ले जाकर शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं तमाम नाज़रीन और देखने वालों से, तमाम साथियों से ये अपील करूँगा कि उनकी वालिदा के लिए दुआएं सेहत करें। अल्लाह पाक आरिफ खान तनोली भाई की वालिदा को सेहत कामला व आजला से मुस्तफ़ीद फरमाए, नवाज दे और उनको मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए, और हमारे जो आरिफ खान तनोली भाई हैं वो इस परेशानी और तकलीफ से बाहर निकले। अल्लाह पाक हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अभी एक दफ़ा हम और ट्राई कर लेते हैं। मलक जन्नतुल काकड़ भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम काकड़ भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये नहीं आ रही, मेरे ख्याल में नहीं आ रही, या आप कुछ अगर बोल रहे हैं तो हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एनीवे साथियों, दोस्तों, पूरी दुनिया में जो खाके बनाए ब्लास्फेमी और शान रसूल की गुस्ताखी की और गुस्ताखी रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, फ्रांस मुर्दाबाद, पूरी दुनिया में ये कैंपेन चल रही है। और अल्लाह ताला फ्रांस के सदर को खासतौर पर निस्बत नाबूद करे, जिस तरीके की उसने ये वैलिडेट किया है एक सदर होने के हवाले से। उसको चाहिए कि एक डाइवर्सिटी दिखाए और बैनुल मज़ाहिब एक हम आहंगी का वो किरदार अदा करे, बजाय उसके कि उसने ऑफिशियली इन खाकों को छापा, जिसकी वजह से पूरे मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की लहर है। और हम भी फ्रांस के इस अमल की, खासतौर पर सदर मैक्रोन की इस अमल की शदीद मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इससे हिसाब लेगा। और जो मुसलमान इसका बायकाट कर सकते हैं फ्रांस की प्रोडक्ट्स का, वो करें, खासतौर पर कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, ब्लू बिस्किट और केयर फॉर
जो एक चेन ऑफ स्टोर है वो फ्रांस के लोगों की है, इसके इन्वेस्टर सब फ्रांस के लोग हैं। ऐसा कर दें इसको कि फ्रांस को पता चल जाए कि मुसलमान एक ताकत और एक उम्मत। एनीवे, तो रहमा जिलानी जी क्या कहेंगी आप? आज आपने देखा हमारे प्रोग्राम में हमने गेस्ट को काकड़ भाई को लिया था, हमने ज्यादा गेस्ट नहीं रखे थे, लेकिन काकड़ भाई की आवाज नहीं आ पा रही है। काकड़ भाई बार बार लाइन अप हो रहे लेकिन उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा कि कोई और लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहें तो बिल्कुल आए, लाइव कॉल करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, जो आप समझते हैं, जो आप देख रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। कमेंट्स के अलावा भी आप बात कर सकते हैं। जी रहमा क्या कहेंगी आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। कराची के हालात तो वाकई में बहुत ख़राब हो चुके हैं, और जहाँ तक राब्ता कमेटी की बात है तो सबसे अच्छा काम ये होगा कि नैब इनकी इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे और इनको कठेरे में बुलाए, और इनके जितने पैसे इन्होंने खाए हैं उन सब को निकलवाए। और इंशाल्लाह अगर अगले इलेक्शन में एमक्यूएम आती है तो वो पैसे वो एमक्यूएम को दे और वो कराची के ऊपर खर्च करे, क्योंकि उस पर कराची का हक है, कराची के अवाम का हक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी को बोलूँगी कि वो आए, फारूक भाई के साथ बैठ के काम करें, क्योंकि उनका वहाँ पर कोई काम नहीं है। आखिर में उनके पास पछतावा रह जाएगा कि काश मैं उनकी बात मान लेता तो अच्छा होता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आए एमक्यूएम को एक करें, नेक करें, मुत्तहद करें और एक अच्छी मुत्तहदा बनाएं। करप्ट लोगों को निकाल के नए नौजवानों को इसमें शामिल किया जाए। अच्छा, ये रहना एक कमेंट है, आपको नीचे नजर आ रहा है अगर तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मोहम्मद फरहान साहब हैं और बड़े ही मायूसी वाला उन्होंने कमेंट किया है। कहते हैं भाई अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सो जिसकी दुकान चल रही है आप चलने दें। अब हमारी कौम की हैसियत और ताकत पहले जैसी हो ही नहीं सकती। तो सॉरी टू से मिस्टर मोहम्मद फरहान, मायूसी कुफर है और अल्लाह ताला को मायूस लोग पसंद नहीं। आप मायूसी की बातें नहीं करें, जो आप समझते हैं सही काम कर रहे हैं आप उनका साथ दें। अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आप उनका हौसला दें, और अगर आप हौसला भी नहीं दे सकते तो कम से कम आप उनका हौसला तोड़े नहीं। तो कहते हैं ना कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला। ये कोटेशन है और आप देखें और मशहूर है। जब तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता है। डरना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। बहादुराबाद टोले से लड़ना है, अपनी एमक्यूएम को बचाना है और एमक्यूएम को बचाकर एक साफ सुथरी एमक्यूएम बनाना है, और एक साफ सुथरी एमक्यूएम बनाकर हमें लेकर आना है और लोगों को बताना है कि जी ये साफ सुथरी एमक्यूएम अब एक है और बहुत बड़ी ताकत बनेगी, इंशाअल्लाह बनेगी। ये जो मार्टिन लूथर किंग का मैंने कोटेशन चलाई थी ना भाई, इसलिए तो नहीं चलाई थी कि आप ये कोटेशन पढ़कर भी ऐसी बात करें भाई। Our life begin to end the day we become silent about things that matters। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम उन चीजों पे बोलना बंद कर देंगे इसकी वजह से आपकी एक आवाज से बहुत फर्क पड़ सकता है। कहते हैं ना शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं अच्छा है फरहान भाई, अपने हिस्से का एक चिराग जलाते जाओ। एनीवे, मैं इनको एक मैसेज देना चाहूंगी, मोहम्मद फरहान को, कि ये जो आपने बात की है कि सब कुछ खत्म हो चुका है
और उनको दुकान चलाने दें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आप मेहनत करें, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। सब मिलके मेहनत करें तो हमारी मेहनत रंग लाएगी और सब कुछ अपने पास वापस आ जाएगा। अच्छे की उम्मीद रखें, ना कि बुरा सोचें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे पास हमारे साबिक एमपीए और हमारे ओआरसी के मरकजी मेंबर कमेटी के जमाल अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई खैरियत से हैं? तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम जो आपके प्रोग्राम में शामिल हैं। वालेकुम बाजी अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बाजी बात कर रही थी। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप तो एमपीए भी रहे हैं और आपने कराची में सर्व किया है माशाल्लाह। और अभी जी, जी। ब्लूमबर्ग की जो कल एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कराची को यतीम शहर करार दिया गया है, दुनिया का छठा बड़ा शहर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में उसको लावारिस और यतीम करार दिया गया है। कल साबिक खानजादा ने जो कुरान ज्यादा मैंने उसकी रिपोर्ट भी चलाई। तो मैं जी, जी। आपसे चाहूंगा इस पर आप जरूर गुफ्तगू करिएगा प्लीज। मैं बोलूं? जी प्लीज। जी जी, आप बोलें। देखें, बहुत शुक्रिया। बात बहुत अहम टॉपिक है और कराची की सूरत-ए-हाल ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो आज एक बड़ी खबर सारी चैनल पे चल रही है, और लम्हा जी हाँ। फिक्रिया है कि हमारे भाइयों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है और सिंध हुकूमत के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये काम तो करना है सिंध गवर्नमेंट को। जो पैसे नहीं देंगे, आप देखें ना 1100 अरब रुपए का अभी तक कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो कब लगेंगे, क्या होगा, कौन बनाएगा, क्या सूरत हाल होगी? भाई मैं तो कहता हूँ रिटायर्ड जजों में मुश्तमिल एक कमेटी बना दें। अगर किसी को खतरा है कि इसमें जो है करप्शन ना हो जाए, तो इसमें अच्छे लोग भी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, उनके हवाले से कोई कमेटी बना दी जाए ताकि अवाम के मसले मसाइल, अवाम की प्रॉब्लम, ज़हनी इंतशार। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी बात शाहिद भाई, आपको सबसे अहम जो मसला है कराची के अंदर इस वक्त जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का है। इस वक्त डकैती, स्ट्रीट क्राइम इतनी जोरों से है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। हर आदमी घर से निकलते हुए परेशान हो रहा है, ना वो पैदल चलेगा तो सोच भी नहीं सकता है। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में मसला घर पे आ रहा है तो लूट रहा है। तो बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तो इस कर्ज से लोगों को सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो एजेंसीज हैं उनका काम है कि इस पर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें। और असल में लोग पता क्यों नहीं थाने जा रहे हैं? असल में कोर्टों के जो मामलात हैं और रोजाना लोग जो है कोर्ट जा नहीं सकते। वो सुबह 8 बजे जाएं और 4 बजे तक नंबर नहीं आए, फिर पता चला अगले दिन दोबारा जाना है। तो इस कर्ज की वजह से लोग नहीं जाते। कोई आसान इसका तरीकेकार है तो हो सकता है हर आदमी पुलिस स्टेशन जाने से मसले घबराएगा नहीं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं कहता हूँ देन एंड देयर जो कानून सऊदी अरब में है वो कानून लागू करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम से और डकैती से बच सकेंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कराची की हर वो अवाम जो कराची का दर्द रखती है, चाहे वो किसी सियासी या मजहबी जमात से ताल्लुक क्यों ना हो, इस पे भरपूर आवाज उठाएं। बहुत ज्यादा सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने, कोई ढकी छिपी चीज है नहीं। सब देखिए, हम मुतवस्सित तबके के, हमें पता है आलू, टमाटर, सब्जी, चीनी, आटा, ये सब चीज हम रोजाना की बुनियाद पर, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं रोजाना की बुनियाद पर सब चीजें खुद खरीदता हूँ, तो मुझे एक एक चीज का पता है ना। मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, 3 टाइम की रोटी अल्लाह ताला इज्जत के साथ दे रहा है। मगर ये बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे एक टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहे। जी बिल्कुल। जमाल भाई, बहुत शाहिद भाई आपने स्ट्रीट क्राइम की बात की, तो मैंने जी शाहिद भाई एक और इंटर कर ले बात। एक और अभी मैं हाल किसी आपको भेजा नहीं भेजा, एक गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें एमक्यूएम वाले भी लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, नून लीग, बहुत सारी पार्टियां, पीटीआई के लोग हैं। आज एक बड़ी अफसोस तस्वीर देखी जो हमारे 2 एमएनए, एक खातून है और एक मर्द है, वो दोनों गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं इलेक्शन मुहिम के। उसमें आज पेनेफ्लेक्स देखा, मेरी सोशल मीडिया पे नजर पड़ी, तो उसमें कभी भी सरबा के अलावा जो काइट थे उसके अलावा किसी की तस्वीर लगती नहीं थी। मगर चले वो तो एक डिफरेंट मैटर है, मगर अभी भी किसी की तस्वीर लगनी नहीं चाहिए उसूलन ना। तो इसमें आज मैंने देखा है कि कन्वीनर की तस्वीर है और एक सीनियर डिप्टी कन्वीनर की, एक जो अभी आए हैं उनकी तस्वीर उस पे पेनेफ्लेक्स पे, और एक साथ जो इलेक्शन लड़ रहे या वहाँ के सदर हैं उनकी पेनेफ्लेक्स पे तस्वीर लगी है। ये बड़ा मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। अब यह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई एक नफीस अच्छे इंसान,
किरदार के अच्छे मालिक है। अगर वो थोड़ा सा मसल के पावर पकड़ लें, थोड़ा सा जज्बा पकड़ लें और इस एमक्यूएम को दोबारा बचा लें, और इसमें अच्छे लोग अभी भी बैठे हुए हैं, और मैं कहता हूं अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अभी चाहे तो खालिद मकबूल भाई इंटर पार्टी इलेक्शन करा दें और इस कैबिनेट को फिल फॉर जो है बर्खास्त कर दें, और नए लोगों को, नए चेहरे लोगों को, अच्छे तालीम याफ्ता लोगों को की कमी नहीं है, तालीम है लोगों के पास, मगर 25-25 साल से अगर राब्ता कमेटी में लोग बैठेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। लिहाजा वो भी हमारे अच्छे भाई हैं, उनको और किसी जगह लगा दी जाए, किसी और इशू पे लगा दिया जाए, मगर नए लोगों को आगे इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि मुल्क का तकदीर बदले, एमक्यूएम की तकदीर बदले, एमक्यूएम में अच्छे लोगों की अमेंडमेंट हो। लोग आ नहीं रहे आपकी तरफ, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि यार यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है, सबको पता है और बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ यही एमक्यूएम है और यही कौम है जो 25-30 साल तक कारकुनों ने इस एमक्यूएम का साथ दिया, झंडे का साथ दिया, इस पतंग का साथ दिया। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा रवैया अगर हैदराबाद वाले भाई हमारे अच्छा कर लें तो मैं कहता हूँ मामला आज भी एमक्यूएम फिर उसी तरह खड़े हो सकती है। शाहिद भाई जी, जमाल भाई बहुत आपने अच्छी बात कही, और हमारा जो बेसिक और बुनियादी झगड़ा था वो यही था, खास तौर पे MNAs MPs के हवाले से कि देखिए एमक्यूएम एक गरीबों की जमात है, एमक्यूएम एक अवामी जमात है और एमक्यूएम एक खौफ के तहत बनी। हमने ये बात की जब भी कि देखिए डिप्टी इकबाल को आप जानते होंगे, डिप्टी इकबाल एक एमक्यूएम के एमएनए हैं, गुज़िश्ता 15 साल से वो एमएनए है और अभी 2 साल और वो एमएनए, 17 साल वो एमएनए है, अभी 3 साल वो और एमएनए रहेंगे। जरा मैं चैलेंज करता हूँ जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे रिकॉर्डिंग इसकी, डिप्टी इकबाल का नाम आपने कभी सुना है कि उन्होंने एमक्यूएम के लिए कोई काम किया हो? उन्होंने एमक्यूएम के लिए, महाजिरों के लिए, कराची के लिए कोई काम किया हो? सिवाय इसके कि जो उनको फंड मिलता था कुछ लगा देते थे, कुछ खा जाते थे वो। और जब मैं सेक्टर इंचार्ज था गुलिस्तान में, जौहर में, मैंने इनसे पकड़ के इनके काम करवाए थे, एक पैसा भी मैंने जाया नहीं होने दिया है, फंड लैप्स नहीं होने दिया है। आप बताएं इनकी क्या कारकर्दगी है जो 20 साल से ये एमएनए चले आ रहे हैं, 15 साल हो गए, 3 साल और बाकी है। इस तरह के बहुत सारे लोग, जब मैंने ये बात शाहिद भाई लड़ने लगी, मतलब ये क्या है? शाहिद भाई जी शाहिद भाई सबसे बड़ी गलती पता है क्या है शाहिद भाई? एक तो ये है कि जो भी एमएनए हो, एमपी हो, जो अपने इलाके में रहता हो, इलाके की सूरत हाल को बेहतर जानता हो, अवाम उसके साथ मिल सकती हो, अवाम उसके घर पे जा सकती हो, उस तुरंत इलेक्शन वहां पे वही उम्मीदवार लड़े जो वहां पे रहता हो। शाहिद भाई सबसे बड़ी खराबी ये हो गई है। अब पता है कि आपको ज्यादातर लोग मुख्तलिफ इलाकों से इलेक्शन लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। अब देखिए जमाल भाई, बात सारी ये है कि राब्ता कमेटी को ले लें आप। अभी मैंने वीडियो चलाई है, राब्ता कमेटी में जो लोग हैं इनकी कितनी कारकर्दगी है। बहुत सौ के तो लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, सिवाय फैसल सब्जारी और हैदर अब्बास रिजवी। मैंने अपनी आंखों से देखा है मीडिया वालों को खिलाकर 90 का पैसा गरीबों का, शहीदों को देने के लिए पैसा नहीं है, मीडिया के लोगों को खिलाकर अपनी तस्वीरें, इन्होंने अपने आप को मकबूल बनाया है, मीडिया फेम, मीडिया पर्सन बने रहेंगे। अब इनकी कारकर्दगी क्या है? और जो इजाजुल हसन से मैंने सवाल किया, भाई आप मोटरसाइकिल पर ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, होंडा 50, 70 भी नहीं, होंडा 50, और आप शाहिद भाई में जॉब करते थे। आज आप ऐसे अरबपति खरबपति कैसे बन गए? शाहिद भाई इसमें एक चीज है शाहिद भाई, जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत से लोगों के, बहुत से बारे में, सबके बारे में पता है। मैं ये समझता हूं कि पूरे कराची के कहीं कारकुनों में एक बहुत बड़ा इजलास किया जाए, तमाम लोगों को बुलाया जाए और तमाम लोग खड़े भाई यार ये है, ये जब आया था तो क्या था, ये कार चीजें रख अदालत में सबको पेश किया जाए, मगर तहजीब का दायरा हाथ से ना छोड़ा जाए। मसला जो रूल रेगुलेशन है, जो तहजीब के नज़्म ज़ब्त के तकाज़े, उसके बुनियाद में तमाम लोग हाथ खड़ाए गए। भाई ये आपके हिसाब से कैसे थे, जब आए थे तो क्या था और क्या है? अवाम की कारकुन की अदालत में ये अदालत लगनी चाहिए। मैं समझता हूँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा
और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। लोगों को चांस दें, हो सकता है कोई अच्छा। अब ये देखें ना, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे जिनकी कारकर्दगी 0/0 थी, वो सीओसी मेंबर, कोई किसी कमेटी में, कोई किसी, वहां भी इख्तलाफात पाए गए। कहने लगे एमक्यूएम के जो बागाबाद के साथियों कहते हैं भाई पहले इन्होंने इन हालात में मिला के खड़ा किया है कि जहां हम काम कराने जाते हैं वहां पे इनकी वजह से काम खराब हुए हैं, तो इनको इस जगह पे लाके बैठाने की क्या जरूरत थी? इनको तो कारकुनों के दर्जे में इनको सेक्टर इंचार्ज या यूसी इंचार्ज बना के इलाकों के अंदर डालते हैं तो पता चलता है इनको क्या इनके औकात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए जमाल भाई एक मिनट, ये सारी चीजें जो हैं, गाड़ी, पैसा, शोहरत, अय्याशी, ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। जब अल्लाह के पास, जब मरना है, अल्लाह के पास जाना है, तो कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। तो जिनके पास ये पैसा है उनको चाहिए कि अवाम के ऊपर खर्च करें, कराची के काम में खर्च करें, क्योंकि अगर ये अवाम के अंदर इज्जत बनाएंगे तो इनकी इज्जत होगी और लोग सदियों तक याद करेंगे। और अगर इसी तरह चलता रहा कि सिर्फ ये वोट लेकर आ जाएं और सिर्फ पैसे खा रहे हैं, किसी के बारे में नहीं सोच रहे, अवाम के बारे में नहीं सोच रहे, तो इनको कोई नहीं पूछेगा। इस बार अगर इलेक्शन होंगे और बहादराबाद वालों में से कोई भी बंदा खड़ा होगा तो इनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये अवाम के बीच में नहीं गए। क्योंकि अगर ये अवाम के पास जाएगी तो अवाम इनसे सवाल करेगी जो पैसा मिला था वो कहाँ है, ठीक है? क्योंकि फारूक सत्तार भाई जो हैं वो अवाम के बीच जा रहे हैं, वो मसले हल कर रहे हैं। लियाकताबाद में पानी का मसला हुआ, फारूक भाई ने हल करवाया। मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, लोग उनको सराहते हैं, उनको काम बताते हैं, मसले बताते हैं। फारूक भाई कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अवाम के बीच में रह के सब मसलों को हल करेंगे। ये चीज बहादराबाद वालों को समझ में क्यों नहीं आती है? बहादराबाद वालों को चाहिए कि वो निकले, लेकिन वो नहीं निकलते हैं। बाजी लियाकताबाद का मसला पानी का, हमारे साथी वहां पे उमर इस्लाम भाई, उनकी टीम माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रही है। मैं कामरान फारूक भाई वहां गए थे। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर के डीसी से मुलाकात की फारूक भाई के कहने पे, और यकीन माने एच ब्लॉक जहाँ रेहान हाशिम भाई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहे, उस पट्टी में, फ्लैट की पट्टियों में पानी का मसला था। वहाँ पानी का मसला अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया है, कनेक्शन वहां तक पहुंच गए। जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर इनके पास इतनी सीटें होने के बावजूद 7 MNA हैं, 20 MP हैं। ये क्या यकीन माने का बहादराबाद के किसी साथी को तुम्हारे MP का नाम बता दे, किसी को नाम भी नहीं पता होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी नीयत आज भी है कि एमक्यूएम को लेना है। एमक्यूएम हमारी है भाई, उनकी नहीं है, हमारी भी है एमक्यूएम। हम भी उसमें 25-30 साल हमारे भी लगे हैं भाई। और जिसने गलत काम किया है तो अल्लाह उससे निपटेगा। जिन्होंने पैसा बनाया है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, ये अवाम को सब पता है, अवाम को सब पता है, यहाँ तक कि उनके कारकुनों को पता है। ये छोड़ दे, मैं कहता हूँ कि आज भी वो मतलब कोशिश करें कि फारूक भाई को इस टीम में लेके आए और फारूक भाई से कहें, फारूक भाई जो कुछ हो गया अगले सफर के लिए हम बातचीत करते हैं, आगे कैसे चलना है। देखिए अब तो मैं कहता हूँ अल्लाह पे छोड़ दे और नैब एंटी करप्शन छोड़ दे। देखिए अभी वाकयात और हालात जो चेयरमैन और मेयर साहब सब गए हैं ना, ये काम चल रहा है उनका। ये जब वक्त आएगा तो आप देखिएगा ये बहुत से लोग उठेंगे। तो ये सिलसिला जब नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ चल सकता है, तो हम लोग तो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, मगर जिन्होंने पैसा बनाया है वो कब तक ये पैसे यूटिलाइज करेंगे, कब तक दूसरों को देते रहेंगे कि यार मेरे को चलने दो। तो ये सब चीजें अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आप देखिएगा हम लोग जिंदा है जब तक इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपके सामने होगी। मगर ये पार्टी में अच्छे लोगों को लेके आए। आज भी पार्टी में यार जो लोग हैं, अवाम है, वो कहती है यार जो कुछ है मरना जीना एमक्यू में साथ है, मगर ये अपने आप को सही कर लें। फारूक भाई से अच्छा लीडर कोई नहीं है। फारूक भाई 24 घंटे ऑन बोर्ड होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम में जाते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको बुलाते हैं। किसी प्रोग्राम में जाते हैं कम से कम आधा घंटा का, शादी हाल में जाते आधा घंटा तस्वीरों में लग जाता है। यानी इनकी मोहब्बत का अंदाज देखिए, अवाम की मोहब्बत का अंदाज, अवामी लीडर है वो। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बहादराबाद के भाइयों को सोचना चाहिए। पार्टी आज कहाँ खड़ी हो गई, अवाम के अंदर जाए ना, यूसी के अंदर जाके कॉर्नर मीटिंग करे। मैं कहता फिर मैं मानता हूँ कि वाकई वहाँ के जितार लोग हैं, इन्होंने कोई काम किया तो हमें भी नजर आया, हो सकता है हम अंधे हैं, हमें नजर ही नहीं आ रहा कुछ। असल लीडर और पार्टी का हकदार भी वही है जो कराची में रह के कराची के अवाम के बारे में, कराची के मसले के बारे में सोचे। जैसा कि फारूक सत्तार भाई हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी तहरीक के नाम कर दी और ये कराची में रह के कराची के मसले हल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इनकी कोशिश कामयाब भी होगी, इनकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह 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 जी इंशाल्लाह। देखिए जीएम सोशल नेटवर्किंग के ये दोस्त हैं हमारे जो भी हैं, यूट्यूब पे इन्होंने कमेंट कर रहे हैं काफी देर से। इन्होंने लिखा है कि इस एमक्यूएम को खालिद मकबूल भाई नहीं
आमिर खान, कंवर नवीद जमील, ईश्वर जोहरा, अमीनुल हक डील कर रहे हैं। इनको कराची की फिक्र नहीं, अपने कैश पेमेंट से की जरूरत है। इन लोगों ने सब ये कमाल बना दिया। अब देखिए बात सारी ये है कि बिल्कुल सही बात है आपकी सोशल नेटवर्किंग वाले भाई जो बात कर रहे हैं। दूसरा एक कमेंट मैंने भी चलाया था, आप देखें, आप अभी मैंने डिप्टी इकबाल की बात की थी, उनके इलाके के जो हमारे टाउन ऑर्गेनाइजर हैं, जरा आप उनकी रिपोर्ट देखें। वो कहते हैं अल्लाह माफ करे डिप्टी इकबाल भाई, अब चाय का कप भी नहीं उठा सकते, इतने हाथ कपाते हैं। लेकिन एमएनए है, इलेक्शन में बनना है, हर इलेक्शन में उन्होंने एमएनए बनना है। तो ये मतलब क्या कर रही है राब्ता कमेटी, मतलब ये कर रही है राब्ता कमेटी, खालिद भाई ये कर रहे हैं बैठकर। मतलब खालिद भाई से अगर देखो, खालिद भाई को पता है कि जब मैं आपको तमाम दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं लापता हुआ हूँ 14 दिसंबर 2017 को 10:30 बजे रात को, जब मैं ऑफिस से बहादुराबाद से निकलकर घर जा रहा था, तो 8:30 बजे मेरी राब्ता कमेटी के बहस हुई है कि राब्ता कमेटी में सफाइयां करें, फरमाइशी राब्ता कमेटी को घर भेजें। वो तमाम लोग राब्ता कमेटी के जो फरमाइशी लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, 19, 20, 17, 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं। ये फुरकान नतैया, ये शकील, ये राशिद सफवारी, ये अबू बकर, खालिद फरसान, आदिल खान, ये सारे लोग वहाँ टेबल पे आके बैठते हैं शाम में अपना पैसा और अपने लिफाफे लेने के लिए। इनको कोई सरोकार नहीं महाजिरों के साथ क्या हो रहा है, इनको कोई सरोकार नहीं इनको क्या जा रही है, इनको कोई सरोकार नहीं कि कराची का सत्यानाश हो रहा है। मैंने कहा इनको फारिग करें। खालिद भाई ने मुझसे कहा कि ये जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, ये तो करप्शन नुक्ता आगाज है, अब आप देखें इब्तिदा है, इंतहा क्या होगी। तो मैंने कहा खालिद भाई आप भी तो डिप्टी कन्वीनर हैं, आप आवाज उठाए ना, मैं भी उठाता हूँ। तो अमीनुल हक बहुत शदीद नाराज होकर बाहर चले गए और फोन पर पता नहीं क्या गुड़गुड़ करने लगे। भाई आप आते हैं तो बस यही बातें करते हैं। यार राब्ता कमेटी के बंद कमरे में ये बातें कर रहा हूँ, राब्ता कमेटी के बहुत सारे मेंबरान बैठे हुए थे वहां पे, आप क्यों गुस्सा हो रहे थे अमीनुल हक साहब? मैं तो बाहर मैदान में खड़े होकर थोड़ी बात कर रहा था, और उसके 2 घंटे के बाद मैं लापता हो जाता हूँ। देखिए ये लोग तो नहीं मानेंगे दोस्तों, साथियों। अब हमारी हिम्मत और हौसले को आप कम से कम तोड़े तो नहीं। जो लोग बात करते हैं हमारे खिलाफ या हमारे लिए, जैसे मेराज साहब कह रहे थे ये आप क्या कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं। बात सारी तो यही है कि हम ये जो चीजें कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं कि खालिद भाई को थोड़ी सी हिम्मत दिलाए। खालिद भाई फारूक भाई, खालिद भाई स्टेप डाउन नहीं करते, को कन्वीनर बन जाए, खालिद भाई फारूक भाई दोनों बैठे और बैठकर एनजीओ को सही करने भाई, वरना अगले बलजाती इलेक्शन में आप लोग सब फारिग हैं, एनजीओ भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए ये सारी बातें हमारे प्रोग्राम की जो हम प्रोग्राम करते हैं, ये प्रोग्राम कोई सोशल कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है, ऐड नहीं होते, यही बातें करनी है। साथी आए, जैसे जमाल भाई आप आए, आपने अपनी बात की, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और आपने प्रोग्राम में डिस्कशन की उन खराबियों की जिसकी वजह से एमकेएम बर्बाद हुई है। ऐसे जो सोशल जीएम सोशल नेटवर्किंग वाले उन्होंने कमेंट किया, साकिब खान ने कमेंट किया, मोहम्मद फरहान भाई ने कमेंट किया। देखिए ये जो कमेंट करते हैं, तारिक अली भाई आए, फरीदा बलोचबाजी ने कमेंट किया। देखें ये बात फोरम इसलिए तो है, आप आए इस फोरम पर गुफ्तगू करें ताकि फिर हम उनको बताएं दूध का दूध और पानी का पानी। फ्रॉड के जरिए आपने शाहिद भाई कोई इनसे एमक्यू वालों से पूछे, 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को बने हुए और उसमें हुकूमत में शामिल है, अगर आम पूछे इनसे कोई एक काम बता दे आपने कराची के मसले हल किए हो, हैदराबाद के मसले हल किए हो, शक्कर के, मीर बुखास के, कोई एक गिना दे। अभी मैं देख रहा हूँ टीवी पे एक टिकट चल रहा है, कल इमरान खान साहब वजीर आजम ने जोराने पे तमाम इत्तेहादी जमातों को दावत दी है खाने पे और सियासी मौजू में बात होगी। इनसे बोलो भाई तुम जोराने पे नहीं जाओ, उनसे बोलो कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम, कोई बेरोजगारी की सेहत के हवाले से, कोई महंगाई के हवाले से, कोई ऑफिस खोलने के हवाले से, कोई ऐसी जो लापता साथी उनकी बाजियाबी के लिए कोई साथी का केस नहीं चल रहा है, उनकी केस चलाने के हवाले से कोई एक बात बता दे जिसमें आवाम कहे कि हाँ इन्होंने इस फोरम पे 2.5 साल में बैठ के कोई एक बात की हो। आप बताए ना जो जेलों में बेचारे 4-5 साल पड़े हैं उनका क्या कसूर बेचारों का, कम से कम उनकी जमानतों के लिए कोशिश करें। फरूक नसीम भाई इस वक्त जो है वो वजीर कानून है, अब इतनी अच्छी सीट पे बैठ के भी अपने साथियों के लिए भाई बड़े बड़े मसले के दहशतगर्द हो गए या
या नवाज शरीफ के लोग हो गए जिन्होंने अरबों खरबों रुपए डॉलर यहाँ से दूसरे मुल्क मुंतकिल किया, उन जैसे लोगों की जमानत हो रही है, तो क्या इनकी जमानत नहीं हो सकती? इनकी जमानत हो सकती है यार, कोशिश करें, मगर ये कोशिश नहीं करना है। इन्होंने या तो सोच लिया कि भाई यही एमक्यू में ये तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद है, अपना अपना उल्लू सीधा हो रहा है। अगर ये कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह अल्लाह इनसे पूछेगा, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ये कराची के लोग पूछेंगे और एमक्यू के चाहने वाले इनसे कारकुनान पूछेंगे। एक वक्त आएगा इलाकों में जाएंगे लोग, गिरबान पकड़ेंगे, भाई तुमने कौम के लिए क्या किया है, तुमने कौम का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इसका क्या जवाब देंगे? किस मुंह से जाते हैं ये इलाकों के अंदर? एक जाहिद मंसूरी भाई है, मैं उस पे तो बेचारे पे मुझे वो आता है बेचारे के ऊपर कि वो पूरे कराची में रोड बने, कोई हादसा हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, कोई ईद मिलाद में कोई मैयत हो जाए, कोई रोड काट पे कोई गटर है उबल जाए, गटर पर खड़े हैं, कोई झाड़ू से साफ कर रहा है तो वहां पानी को वहां खड़े हैं। ऐसा लग रहा फोकल पर्सन पूरे कराची का जाहिद मंसूरी भाई के ऊपर रख दिया बेचारे पर। अगर पता नहीं क्या बाकी लोग कहाँ हैं, 40-45 लोग हैं राब्ता कमेटी के, अगर सब इलाका बांट लें, थोड़ा सा एक्टिविटीज करें जैसे पहले करते थे, सेक्टर में बढ़ जाते थे, मसले मसाइल देखें। जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के होते हुए जब नहीं किया, तो अब तो कुछ भी सेटअप नहीं है इनका। अब आई कैंप बना दिया, आई कैंप कोई और लगा रहा है, किसी पार्टी का वहां बैठ गए, कह रहे एमक्यू पाकिस्तान ने आई कैंप का इनेकाद किया। अबे भाई इससे कुछ नहीं होगा। लोगों को चाहिए 3 टाइम की रोटी, लोगों को चाहिए अच्छा माहौल, स्ट्रीट क्राइम का खात्मा, अच्छी तालीम हो, सेहत के हवाले से कोई फैसिलिटीज हो, रोड बन जाए, गटर बन जाए, कुत्ता मार दें, कोई ऐसा काम बता दे कोई इन्होंने किया हो तो हम बोले हाँ वाकई इन्होंने कुछ काम किया है। तो अपनी शाहिद भाई मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के कहता हूँ कि कराची में जो भी सफाई, रोड साफ, सेवरेज, कारपेटिंग, छोटी मोटी जो है सर्विस लाइनें, पानी की लाइन, सेल्फ फाइनेंस पे हो रहा है। 90% सेल्फ फाइनेंस पे काम हो रहा है। और जब ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे जब भी हो रहा था, और आज भी सेल्फ फाइनेंस लोग अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ इनकी तरफ देखना छोड़ दिया। उन्होंने कहा यार मुझे रहना गली में नहीं काम कराना है, तो लोग सेल्फ फाइनेंस पे काम करा रहे हैं। कोई आके एमपी खड़ा कह रहा भाग भाई, जब तेरी जरूरत है तू आए नहीं है, और तुम्हारे ऑफिस जाते रहे, और फलाना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का रवैया ऐसा कहता मेरे इख्तियार में नहीं है। अबे तेरे इख्तियार में नोट बनाना है, तेरे इख्तियार में डबल वीगो में गाड़ी में घूमना है। अब देखना सारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास माशाल्लाह माशाल्लाह 3-3 गाड़ियां हैं भाईजान, माशाल्लाह पैसे ही पैसे, इनको कोई परेशानी नहीं है। वो तो चिमटे रहेंगे, वो तो चारे और पैसे आए मेरे पास, मेरे बच्चों को कनाडा शिफ्ट करना है, किसी को अमेरिका, इस सब वीजा की कार्रवाई में लगे हुए हैं। जिन्होंने मामला खत्म किए हैं, जिन्होंने पैसा पैदागिरी की है, जिन्होंने मुल्क का दौलत लूटी है, वो सब लगे हुए बच्चों को बाहर भेजने। मगर मैं तो कहता हूँ कोरोना थोड़ा और टाइम तक रहे ताकि इनके बच्चे यही कोरोना में मरे। बिल्कुल। नहीं ऐसा इनके पास क्या रही है, आपने बात की जमाल भाई, मैं आपको एक पुराना क्लिप में दिखाता हूँ। ये एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। वसीम अख्तर कह रहा है मुझे बचा लो वरना तुम्हारा पोल खोल दूंगा। कंवर नबी कह रहा है आमिर खान को मुझे बचा लो वरना तुम्हारा पोल खोल दूंगा। आमिर खान कह रहा है हैदर अब्बास को भाई मुझे कोई तस्वीर बताओ मैं तुम्हारा पोल खोल दूंगा। ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का माल बचा रहे हैं। ये देखें जरा, एक छोटा सा क्लिप है, आप हंसेंगे। सालदी इनमें बहुत सारे नाम इस तरह के जो हैं, कंवर नबी जमील साहब का है, ख्वाजा इजहार साहब का है, वसीम अख्तर साहब का, जिनके बारे में कहा जाता है सियासत में एक आपकी पार्टी में वजारतें लेने के बाद जायदादें बनी। कंवर नवेद साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। सर इसमें किस हद तक सदाकत है, कितने माशाल्लाह अमीर हैं आप। जब आगाज़ किया आपने सियासत का तो कहा जाता है कि जी एक आम से मुतवसत घर से ताल्लुक है आपका। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। कंवर नवेद साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। कंवर नवेद साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। कंवर नवेद साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। जी जनाब, आपने देखा जो साहब को वो कह रहे हैं खानदानी बैकग्राउंड है, खानदानी आदमी है। वो कह रहे हैं मैं तो भाई गरीब घराने से हूँ और मैं मुतवसत तबके से मेरा ताल्लुक है। आप देखिए ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, जो बड़े सियासतदानों के साथ मुल्की सतह पे हो रहा है। आमदन से ज्यादा असासेजात बनाना, कि पैसा कहाँ से आया, फ्लैट कहाँ से खरीदे, यही एमक्यूएम में हुआ है। मैं तो 2015 में जब राब्ता कमेटी में मैं आया हूँ, अल्ताफ भाई ने मुझे डाला राब्ता कमेटी में,
तो मेरा तो टास्क यही था कि इन सबके प्रोफार्मे बनाओ और इनसे पूछो कौन से सन में तुम्हारे पास दौलत आई, कौन सा तुमने ऐसा काम किया कि तुम्हारे पास दौलत बनी, कौन सा जैकपॉट लगा कि तुम्हारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ गई, तो डबल केबिन गाड़ियां आ गई, तुम जो है वो हैदराबाद के नाले के मकान पे से उठ के डिफेंस के बंगलों तक आ गए। ये सारे टास्क था भाई, मगर मैं 90 रोज के रिमांड पे चला जाता हूँ, फिर मैं 10.5 महीने की जेल पे चला जाता हूँ। तो भाई हिम्मत तो खैर नहीं हारी इंशाअल्लाह, लेकिन इन्होंने जो काम किया है बहरहाल वो फारूक भाई को सोचना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड के जरिए फारूक सत्तार भाई को हटाया। ये पूरी कौम को भी पता होना चाहिए। दस्तखत दिखाए गए हैं वो लोग मौजूद नहीं थे राब्ता कमेटी की मीटिंग में, और उनकी हाजिरी के दस्तखत लेकर करारदाद के दस्तखत बना दिए गए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके दस्तखत को कहाँ इस्तेमाल किया गया। जी आपने देखा एक फ्रॉड करके खालिद महमूद सिद्दीकी भाई का कन्वीनर बनाया गया, धमी कन्वीनर बाद में बहादुर शाह जफर को बिठाया गया, फारूक सत्तार भाई को साइड लाइन किया गया क्योंकि वो एहसास की बात कर रहे थे, वो गोलीबारी की बात कर रहे थे। बहरहाल दोस्तों साथियों, ये तो हमारा प्रोग्राम इसी तरीके से हम हर हफ्ते में 2 दिन प्रोग्राम करते रहेंगे और 9 बजे से 10 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम होता है नक्कार खुदा। जमाल भाई का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए। रहमत दिलानी आपका बहुत शुक्रिया। मलक जन्नतुल काकड़ भाई जो हमारे बलूचिस्तान के सदर हैं, वो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते थे, मगर वो चूंकि बावजूद उनकी बार उनका डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो वो उनकी वॉइस भी नहीं आ रही थी। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में उनको हम लेंगे और लेकर हम एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। दोस्तों साथियों, आपका प्रोग्राम की इख्तितामी लम्हात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि कोरोना वायरस एक दफा फिर अब पुरजोर तरीके से भरपूर तरीके से सर उठा रहा है। ये शदीद दूसरी लहर है। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, कोशिश करें बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें, कोशिश करें जो जगह है जहाँ पर गैदरिंग होती है, जहाँ पर लोग होते हैं वहां ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, कोशिश करें ग्लव्स भी आप पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। SOPs को जो बताए गए हैं उस पर अमल करें, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस जब तक आप पर अटैक नहीं करेगा जब तक आप एहतियाती तदाबीर छोड़ नहीं देंगे। तो मेरे दोस्तों से सबसे यही अपील है कि अपना ख्याल रखें और खास तौर पे उनका बहुत ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, खास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। इंशाअल्लाह अगले मंगल को एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सैयद शाहिद पाशा साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कार खुदा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और इंशाअल्लाह एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे प्रोग्राम को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें SSP न्यूज़ 90 को। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। जय मुत्तहिदा पाकिस्तान जिंदाबाद। Please like and subscribe SSP News 90.